डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ्स विद प्रदीप में। हम लोग कक्षा 7 पढ़ रहे हैं। पहला लेसन पूर्णांक है और इस समय हम लोग लेसन यानी एक्सरसाइज 1.4 पढ़ने जा रहे हैं। देखिए 1.4 में क्या है। जैसे पिछले एक्सरसाइज में गुणा बहुत था, ऐसे इसमें भाग बहुत है। तो अब भाग भी समझ लिया जाए, प्लस माइनस यानी कि धनात्मक ऋणात्मक संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग सब पर आपका एकदम परफेक्ट हाथ पकड़ हो जानी चाहिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। बताओ, एक है आप -30 में अगर 10 का गुणा करेंगे तो क्या उत्तर हो जाएगा। 10 या 30 -3 आ जाएगा, आएगा। और बी देखते हैं। आपको 50 में अगर भाग देंगे -5 से तो क्या उत्तर आएगा। 5 दाएँ 50 -10 उत्तर हो जाएगा। जानते हो, आपको सबसे बढ़िया तरीका बताऊं कि आप जानते हो जब इससे भाग देने पे उत्तर आता तो इसका मतलब इसका गुणा करने पे बनना चाहिए। तो गुणा हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हो। ये पॉजिटिव या नेगेटिव रहेगा तभी नेगेटिव उत्तर आएगा, ये दोनों नेगेटिव रहेगा तभी ये पॉजिटिव उत्तर आएगा। तो इस तरह से आपका उत्तर परफेक्ट निकलता चला जाएगा। सी में पूछा गया है कि -36 में भाग देना है -9 से। अब बताओ -9 से भाग दोगे तो दोनों निगेटिव है। 9 चौक 36 खाली 4 उत्तर आ जाएगा, मैथ कैंसिल हो जाएगा। डी में देखते हैं क्या है। डी में लिखा है -49 में +49 से भाग दो, क्या हो जाएगा -1। 49 से 49। देख रहे हो आप, कोई सवाल में दम नहीं है, बशर्ते केवल ये है कि आपको प्लस माइनस का परफेक्ट ज्ञान है कि नहीं। 13 में भाग देना है आपको किससे, -2 +1 से। अच्छा बताइए, जब आप 13 में -2 और +1 से भाग दोगे तो इसका उत्तर -1 आ जाएगा। और -1 से आप इसमें जब भाग दोगे तो -13 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि -13 गुणा -1 करोगे तभी तो +1 हो जाएगा। ठीक है, ई देख लिया आपने, एफ देख लो। 0 में आपको भाग देना है -12 से। अच्छा बताओ, -12 को किससे गुणा करें कि 0 आ जाए। देखा, एफ के बाद जी देखो क्या है, -31 है, में भाग देना है -30 और +-1 से। भाई अगर -30 और -1 है तो -31 हो गया। -31 में -31 से भाग दोगे क्या उत्तर हो जाएगा, 1। आप भाग देकर चेक कर लीजिएगा। और जी के बाद एच है। एच में पूछा गया है -36 में भाग देना है 12 से, और जब कुछ उत्तर आ जाए तो उसमें भाग देना है 3 से। तो चलो भाग देते हैं, ये बराबर। तो अगर आप -36 में, ये 36 ब्रैकेट लगा हुआ है, -36 में 12 भाग देते हो तो -3 आ जाएगा, हाँ। और -3 में अगर आप +3 से भाग दोगे तो -1 उत्तर हो जाएगा। हो जाएगा, करके देखिएगा, हाँ, बहुत मजा आएगा। इस तरह से इन सवालों को आप कितना रफ्तार में आप कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आई बच गया भाई। आई देखो क्या है, -6 +5 डिवाइडेड बाई -2 +1। अच्छा, इसको जब आप हल करते हो क्या आएगा, -1 में भाग देना है -1 से। -1 में -1 से भाग दो, क्या उत्तर आ जाएगा, 1। मैथ कर जाएगा। पहला क्वेश्चन फिनिश। दूसरा में पूछा गया है कि ए, बी और सी के निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए क्या करना, सत्यापित करना है। क्या, ए डिवाइडेड बाई बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी और प्लस ए डिवाइडेड बाई सी। दरअसल क्रम विनिमय नियम केवल प्लस में और गुणा में काम करता, भाग में नहीं काम करता। इसमें देखो बराबर नहीं काम कर रहा है, इसी को सत्यापित करना है। अच्छा बताओ, अगर हम ए की जगह पे 12 ले लें, बी की जगह पे -4 ले लें और सी की जगह पे 2 ले लें, तो जरा चेक करते हैं। इसके अंदर चेक करा जाए, आओ। 12 डिवाइडेड बाई -4 + 2 इज नॉट इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई -4 और प्लस
12 डिवाइडेड बाई 2। अगर इसको हम हल करें तो 12 में किससे भाग देंगे, -4 + 2 का मतलब -2 हुआ, और -2 से इसमें भाग देंगे 12 में तो -6 उत्तर आ जाएगा। अब चलो उधर का उत्तर देखते हैं, क्योंकि नॉट इक्वल टू में बनाए चल रहा हूँ। अगर इस 12 में -4 से आप भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, -3, और इस 12 में आप 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 छके 12 + 6, तो -3 और +6 हल करोगे तो आ जाएगा +3, और यहाँ -6 है, बराबर आया, नहीं बराबर आया। यही तो जांच करना था कि देख लो, सत्यापित करके देख लो, कोई भी संख्या रख कर देख लो, सत्यापित कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि क्रम विनिमय नियम भाग में और माइनस चिन्ह में लागू नहीं होता। एक और चिन्ह, एक और जांच करनी है। बी भी दिया गया है, बी में कहा गया है a बराबर -10, b बराबर 1, c बराबर 1, और रखते हैं तो -10 में आप भाग देना है आपको 1 + 1 से, इज नॉट इक्वल टू -10 में आपको भाग देना है 1 से, और फिर प्लस -10 में भाग देना है आपको 1 से। अब बताओ -10 में जब आप 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा -5। अब चलो उधर देखते हैं क्या आया, -10 में 1 से भाग दोगे तो क्या उत्तर आएगा, -10, और फिर प्लस -10 में 1 से भाग दोगे फिर क्या आ जाएगा, -10, इधर आ गया -20, इधर आ गया -5, क्या बराबर है, नहीं बराबर है। और इस तरह से आपका दूसरा सवाल हुआ और जांच हो गया कि क्रम विनिमय नियम कभी भी भाग में लागू नहीं हो सकता। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। लिखा है ए में 369 में किससे भाग दे दें कि उत्तर 369 हो जाए। अरे 1 से भाग दे दो भाई, 1 से भाग देने पर संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बी में देख लो क्या लिखा है, -75 में भाग देना है किस संख्या से कि उत्तर -1 आ जाए। भाई +75 से भाग दे दो। ध्यान रखना होगा कि इसमें देखो, यही क्वेश्चन ही लेकर हम बैठे हुए हैं। ये क्वेश्चन में कि 75 गुणा -1 करोगे तभी तो -75 आएगा। सी देखो क्या है, सी में कहा गया है कि -206 है में किससे भाग दे दें कि उत्तर 1 आ जाए। अरे भाई -206 से भाग दे दो, -206 में -206 से भाग दोगे तभी तो 1 आएगा। डी देख लो क्या है, -87 है में भाग देना है किससे बराबर +87 हो जाए। अरे -1 से भाग दे दो तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 87 उत्तर आ जाएगा। डी के बाद ई है आपका, ई में पूछा गया है किससे भाग दे दें, किसमें भाग दे दें 1 से कि उत्तर -87 हो जाए। अरे -87 में भाग दे दो तभी तो -87 आ जाएगा। ई के बाद एफ है, एफ में पूछा गया है किसमें भाग दे दें हम 48 से कि उत्तर -1 आ जाए। -1 चाहिए तो -48 में भाग दे दो, आपका उत्तर -1 आ जाएगा। जी में देख लो क्या है, जी में दिया गया है कि 20 में किससे भाग दे दे कि उत्तर -2 हो जाए। अब -10 से भाग दे दो तो तभी तो 10 दूना 20 होगा। या आप याद रखो, मैं दरअसल भाग नहीं दे रहा हूँ, मैं बार बार गुणा करके ही लिख रहा हूँ। हमको +20 लाना था तो हमें -2 में किससे गुणा कर दे तो -10 से, आराम से कर दे रहा हूँ, उत्तर बन जा रहा। आप भी यही करो। और आखिरी है एच, एच में कहा गया है किसमें हम भाग दे दे 4 से कि उत्तर -3 आ जाए। 4 से हम किस में भाग देते, 3 चौक के 12, -12 में भाग दे दो, बस हो गया। क्लियर हो रहा होगा मेरे ख्याल से। आगे बढ़े। चौथा प्रश्न आया हुआ है, लिखा है 5 ऐसे पूर्णांक युग्म ए बी निकालिए, यानी लिखिए ताकि a डिवाइडेड बाई b बराबर -3 हो। a में जब हम b से भाग दे दे तो -3 उत्तर आ जाए। ऐसा एक युग्म 6 और -2 ने ले रखा है। देखो 6 में अगर हम -2 से भाग दे दें तो उत्तर -3 आता है। यानी इनका कहना था कि ऐसे ही आप 5 पूर्णांक और ढूंढिए, हमको उत्तर 3 चाहिए, बस हमको उत्तर -3 चाहिए बार बार। हम क्या करें, अच्छा बताओ। अगर हम यहाँ पे 4 लिख दें
तो क्या हम यहाँ पर -12 सोच सकते हैं? अगर हम यहाँ 5 लिख दें तो क्या हम यहाँ -15 सोच सकते हैं? अगर हम यहाँ -6 लिख दें तो क्या हम यहाँ +18 सोच सकते हैं? अगर हम यहाँ पे 7 लिख दें तो क्या हम -21 सोच सकते हैं? अगर हम यहाँ पर -8 लिख दें तो क्या हम 3 8 24 यहाँ सोच सकते हैं? कितने सोच रहे हैं आपको? देखो जितना चाहे 5 कह रहा है, 5 नहीं, चाहे जितने करने हो, सबका उत्तर -3 ही आएगा। यानी उत्तर पहले से डिसाइड है, हमको उसके लिए प्रश्न बनाना है। 1-2 प्रश्न नहीं, हजारों प्रश्न बनाए जा सकते हैं। जब संख्याओं पर आपकी पकड़ बेहतरीन होती है तब ये सब सवाल आपको खिलौने लगते हैं। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है कि दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री ऊपर था। पांचवा सवाल, 0 से 10 डिग्री ऊपर था यानी +10 डिग्री था। यदि वह आधी रात तक 2 डिग्री प्रति घंटे की दर से कम होता है तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे होगा? आधी रात को तापमान क्या होगा? तो भाई देखो, सबसे पहले मुझे इसको, जब इसमें से हमको घटाते जाना है ना, क्या घटाते जाना है? देखो माइनस क्या, 2 गुणा 12 का है। दोपहर के 12 बजे का तापमान है और रात के 12 बजे के बारे में पूछा है और 2 डिग्री हर घंटे कम हो रहा है। तो बताओ 12 दूनी 24 डिग्री कम हो जाएगा। तो बताओ ये +10 है, ये -24 है, तो क्या -14 हो जाएगा? अब ये कह रहे हैं कि 8 चाहिए, हमको यहाँ -8 डिग्री चाहिए कि 8 डिग्री कम कब होगा? तो आप पहले -8 यहाँ लिख दो और यहाँ पे 2 गुणा x कर लो है, और यहाँ पे 10 तो रहने ही दो। चलो सोचो क्या कर सकते हो आप। हमको यही काम करना कि क्या करें। अगर इसको हमें हल करना है तो x की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा कि यहाँ पे -8 हो जाए। कर सकते हैं आप? सॉरी, यहाँ भाग नहीं, घटाना है। बताओ, तो ये वैल्यू हम इधर लाएंगे, ये वैल्यू हम इधर ले जाएंगे, तो इधर हो जाएगा 2x बराबर, ये हो जाएगा +18, x बराबर 9। यानी ठीक 9 घंटे बाद ऐसी स्थिति आएगी कि टेम्परेचर हमारा 8 डिग्री नीचे रहेगा। कर सकते हैं आप, थोड़ा सा सोचेंगे बहुत आसानी से आप हल कर पाएंगे। छठवां सवाल है, एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए वही तरह का सवाल है जैसे हम लोग पिछला सवाल देखें। छठवां में हम यहाँ सही लिख दे रहे हैं और यहाँ गलत लिख दे रहे हैं। कह रहे हैं प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलता है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक कम कर दिया जाता है, -2, और किसी प्रश्न को हल करने का प्रयत्न नहीं करने पर कोई अंक नहीं दिया जाता। अब इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया कि राधिका ने 20 अंक प्राप्त किया, ठीक है, यदि उसके 12 उत्तर सही पाए गए तो उसके कितने प्रश्न गलत पाए गए? मान लो ये प्रश्न गलत पाए गए तो इसका मतलब उसको 12 गुणा 3 36 मिलना चाहिए था, -2x बराबर उसे मिले कितने? 20 अंक। क्या इसे हल कर पाएंगे? मान लो उसने गलत x किए होंगे तो 2x कट जाएगा, 12 3 36 नंबर में से 2x कट जाएगा और मुझे 20 मिल जाएगा। तो बताओ 2x बराबर क्या हो जाएगा? 20 इधर आएगा तो ये बचेगा 16। x बराबर, उसने 8 प्रश्न गलत किए राधिका जी ने, किए कि नहीं किए? और देखते हैं दूसरा, इसी में से मोहनी भी है। मोहनी ने क्या दिया टेस्ट में? उन्होंने -5 अंक प्राप्त किया मोहनी ने, ठीक है, और उसने क्या किया? 7 सही उत्तर पाए गए, उसके 7 सही पाए गए। तो कह रहे हैं उसके प्रश्नों ने कितने प्रश्नों का गलत उत्तर दिया? भाई x का गलत दिया होगा, तो 7 × 21 तो उसे मिला ही मिला, उसमें से आपको 2x घटाना है और बराबर -5 आना चाहिए। अब अगर आप 2x इधर ले जाओ तो -5 इधर आएगा, तो 21 5 26 हो जाएगा, 2x बराबर 26 हो जाएगा। तो क्या हम कह सकते हैं x बराबर 13? मोहनी ने कुल 13 प्रश्न गलत किए होंगे, अच्छा सही कर रही है मोहनी ना, 7 प्रश्न सही करके 13 प्रश्न गलत, -5 में उत्तर है। और आखिरी प्रश्न आया, लिखा एक उत्थापक किसी खान कूपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है तो 350 मीटर पहुंचने में
कितना समय लगेगा। देखो ये ज़मीन है और ये जो है जहाँ से वो स्टेशन बना है, जहाँ से नीचे जाना है, ये 10 मीटर ज़मीन से ऊपर है, ये 10 मीटर। और इनको जाना कितना है, यहाँ जाना है 350 मीटर नीचे जाना था ज़मीन के नीचे, और जा कितना पा रहे हैं, 6 मीटर प्रति मिनट जा रहे हैं। अच्छा बताओ, यहाँ से यहाँ तक की कुल दूरी 360 मीटर, और ये 6 मीटर 1 मिनट में जाते हैं, तो 6 से भाग दे दो, 6 छक्के 36। क्या हम कह सकते हैं कि इनको जाने में 60 मिनट लग जाएंगे? सही है। 10 मीटर ऊपर शुरू होता है, 350 मीटर नीचे, 6 मीटर प्रति मिनट जाते हैं, तो इनको नीचे जाने में कितना मिनट लग जाएगा, 60 मिनट, अर्थात 1 घंटा तक ये उतरेंगे ही उतरेंगे। और इस तरह से पूरा लेसन 1 खत्म हो जाता है। थोड़ी सी जल्दबाजी हमने करी ज़रूर है, लेकिन अगर आपको समझ में आएगा तो ठीक है, और नहीं तो मैं फिर स्लो हो जाता हूँ। अब इसमें थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि इस पाठ में हमने क्या सीखा है, हमने क्या चर्चा किया। पूर्णांक संख्याओं का एक विशाल संग्रह है, जिसमें से पूर्ण संख्याएं और उसके ऋणात्मक सम्मिलित हैं। इसका परिचय कक्षा 6 में कराया गया था। आपने पिछली कक्षा में पूर्णांकों को संख्या रेखा पर निरूपित करने के बारे में एवं उसके योग और व्यकलन के बारे में अध्ययन किया है। अब हमने योग एवं व्यकलन द्वारा संतुष्ट होने वाले गुणों का अध्ययन किया है। पूर्णांक योग एवं व्यकलन दोनों के लिए समृद्ध है, अर्थात a प्लस बी और a माइनस बी दोनों पुनः पूर्णांक होते हैं, यानी a और b कोई भी पूर्णांक हो, यानी a और b अगर हम दो पूर्णांक लेते हैं तो उनका चाहे योग करेंगे चाहे व्यकलन करेंगे, हमें पूर्णांक ही प्राप्त होगा। दूसरी बात इसमें यह है, b दिया गया है, पूर्णांकों के लिए योग क्रम विनिमय नियम है, अर्थात सभी पूर्णांकों a तथा b के लिए a प्लस बी बराबर b प्लस a होगा। पूर्णांकों के लिए योग सहचर्य नियम है, अर्थात सभी पूर्णांकों a b तथा c के लिए a प्लस बी प्लस c चाहे a प्लस बी प्लस c, यानी ब्रैकेट अलग अलग कर दो तब भी सेम उत्तर आएगा। योग के अंतर्गत पूर्णांक शून्य तत्समक है, अर्थात किसी भी पूर्णांक a के लिए a प्लस 0 बराबर और चाहे 0 प्लस a बराबर a ही होगा। चौथा पॉइंट, हमने यह भी अध्ययन किया कि पूर्णांकों को कैसे गुणा किया जा सकता है, और हमने पाया है कि धनात्मक एवं ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल एक ऋणात्मक पूर्णांक होता है। वही दोस्त का दोस्त दोस्त होता है, जो मैंने बताया अभी। अगला पॉइंट है, ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या सम होने पर उनका गुणात्मक धनात्मक होता है, माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाता है। बहुत सही बात। छठा में लिखा है, पूर्णांक गुणन के अंतर्गत कुछ गुणों को दर्शाते हैं। गुणन के अंतर्गत पूर्णांक समृद्ध होते हैं, अर्थात किन्हीं दो पूर्णांकों a तथा b के लिए a गुणा b एक पूर्णांक होता है। पूर्णांकों के लिए गुणन क्रम विनिमय नियम होता है, अर्थात किन्हीं दो पूर्णांकों a और b के लिए a गुणा b करो चाहे b गुणा a करो बराबर होता है। पूर्णांकों के लिए गुणन सहचर्य नियम होता है, अर्थात किसी भी तीन पूर्णांक के लिए a b c के लिए चाहे a गुणा b गुणा c करो चाहे a गुणा c गुणा b करो, बात बराबर आएगी। योग एवं गुणन के अंतर्गत पूर्णांक एक गुण को दर्शाते हैं जिसे वितरण गुण कहा जाता है, अर्थात किन्हीं तीन पूर्णांकों a b c के लिए a गुणा b प्लस c ब्रैकेट में कर लो तब भी तो क्या उत्तर आ जाएगा, a गुणा b प्लस a गुणा c। कर सकते हो आप, जैसा कि हम लोगों ने सवाल में किया। योग एवं गुणन के अंतर्गत क्रम विनिमयता, सहचर्यता और वितरणता के गुण हमारे परिकलन को आसान बना देते हैं, जैसे हमने कॉमन लेके जल्दी सवाल किया था। हमने यह भी सीखा कि पूर्णांकों को कैसे भाग दिया जाता है। हमने पाया है कि जब एक धनात्मक पूर्णांक को एक ऋणात्मक पूर्णांक से भाग दिया जाता है, तो एक ऋणात्मक पूर्णांक को एक धनात्मक पूर्णांक से भाग दिया जाता है तो प्राप्त भागफल एक ऋणात्मक होता है, हमने देख लिया था। और एक ऋणात्मक पूर्णांक को दूसरे ऋणात्मक पूर्णांक से भाग देने पर भागफल एक धनात्मक पूर्णांक होता है। और आखिरी पॉइंट लिखा है कि किसी भी पूर्णांक a के लिए हम यह पाते हैं कि a क्या पाते हैं कि a में भाग दिया जाए 0 से परिभाषित नहीं है, और 0 में 1 से भाग दिया जाए यानी a में 1 से भाग दिया जाए तो उत्तर a आता है। तो विद्यार्थियों, हमने लेसन 1 फिनिश किया है। उम्मीद है कि आप लोग पढ़ रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह बात पहुंचाइए, शेयर करिए और ख़ुद भी देखिए, आनंद लीजिए। पूरी गणित बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए। धन्यवाद।